ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में बढ़त बनाए हुए है और बात अगर हम पंजाब की करें तो आम आदमी पार्टी पर जनता ने भरोसा जताया है। पंजाब का जिक्र हम करेंगे। पंजाब की तस्वीर ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त पंजाब से, पंजाब के सभी सीटों के जो रुझान हैं वो सामने आ चुके हैं। जी हाँ, पंजाब में सभी सीटों के रुझान अभी सामने आ चुके हैं। कांग्रेस को 13 सीटें, बीजेपी को 5 सीटें, आम आदमी पार्टी को 89 सीट्स पर अभी बढ़त मिली है। अकाली 9 सीटों पर और अन्य को 1 सीट हासिल हुई है। तो पंजाब के सभी सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। 90 से ज्यादा सीटों पर पंजाब में आम आदमी पार्टी बढ़त की ओर है, लेकिन पूरी पिक्चर कह सकते हैं कि अभी भी बाकी है। पंजाब में आम आदमी पार्टी करीब 90 सीटों के आसपास आगे चल रही है। कांग्रेस को 13 पर बढ़त मिली है। आम आदमी पार्टी की आंधी के सामने सभी पार्टियां लड़खड़ाती हुई नजर आ रही हैं। बादल परिवार के तीनों उम्मीदवार इस वक्त पीछे चल रहे हैं। चन्नी दोनों सीटों से पीछे हैं और सिद्धू इस वक्त तीसरे नंबर पर है। तो पंजाब में धमाकेदार जीत की तरफ आम आदमी पार्टी, तस्वीरें सामने आ रही हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता बेहद खुश इस वक्त। तो ताजा रुझानों की अगर बात करें तो करीब 89 सीट्स पर आम आदमी पार्टी पंजाब में इस वक्त आगे चल रही है। 13 सीटों पर कांग्रेस इस वक्त है और इनके अलावा शिरोमणि अकाली दल 9, बीजेपी गठबंधन 5 सीटों पर इस वक्त आगे है। अमृतसर ईस्ट से आप उम्मीदवार इस वक्त सबसे आगे हैं। सिद्धू इस वक्त तीसरे नंबर पर है। पंजाब की हॉट सीटों में से एक अमृतसर ईस्ट। उसकी बात की जाए तो आम आदमी पार्टी उम्मीदवार जीवनजोत कौर सबसे आगे चल रही हैं। दूसरे नंबर पर कांग्रेस से नवजोत सिंह सिद्धू हैं। तीसरे नंबर पर अकाली दल के विक्रमजीत मजीठिया इस वक्त हैं। तस्वीरें आप देखिए, खुशी और जश्न शुरू हो चुका है। पंजाब की तस्वीरें हैं। आम आदमी पार्टी जहां बढ़त बनाए हुए हैं और बहुत खुशी के साथ कार्यकर्ता उत्साह के साथ इस वक्त जोश में नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। उत्साह से भरे दिल्ली में ये कार्यकर्ता आपके सामने है। तस्वीरों में इनका जोश और उत्साह बता रहा है कि कितनी खुशी है इनको। और विधायक लोनी से नंद किशोर गुर्जर साहब हैं हमारे साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है एफएम न्यूज में आपका। जी, थैंक यू। नंद किशोर जी, बीजेपी की अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में तो खुशी और उत्साह लोगों ने मनाना शुरू कर दिया है, जश्न मनाना शुरू कर दिया, क्योंकि धुंधली तस्वीर अब साफ होती नजर आ रही है। 265 के करीब पहुंच चुकी है बीजेपी उत्तर प्रदेश में। ये तो आपने पहले ही दिखा दिया था कि बीजेपी 300 पार कर रही है। हमारा मानना है कि 350 तक जाएगी। तो आप कह रहे हैं 350 पार पहुंचेगी बीजेपी। देखिए, वो तो खैर शाम होते होते सभी के सामने आ जाएगा। नंद किशोर जी, उत्तर प्रदेश में जनता ने अपना बहुमत दे दिया है बीजेपी को, और उसी के साथ अगर हम अन्य राज्यों पर भी थोड़ी नजर डालें तो बाकी राज्यों को देखते हुए आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगी उत्तराखंड की। उत्तराखंड में भी तस्वीर साफ हो चुकी है और बीजेपी ने इतिहास रचने की तैयारी कर दी है वहां पर।
ये देश के सबसे प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो गरीबों के लिए पूरे देश में और खासतौर से उत्तर प्रदेश में जितना काम हुआ, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो क्राइम कैपिटल के रूप में पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका था, लोग आना नहीं चाहते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी के बनने के बाद पूरे प्रदेश के को खत्म किया गया। बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा का जबरदस्त काम हुआ। गरीबों के लिए तमाम मकान से लेकर के गैस सिलेंडर और किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, सबके लिए तो काम किया गया। तो सभी वर्ग में मिलकर के एक तरफा वोट देने का काम किया है। ये बिहार बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। ये हमारी पार्टी के लेकिन नंद किशोर जी, अभी विपक्ष के कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम कर रही थी और जनता गुमराह हो गई है, यानी मैनिपुलेट करने का काम किया और जनता को मैनिपुलेट कर लिया, उसी के आधार पर वोट हासिल कर पाई है। ये जनता के लिए इस तरह की भाषा बोल रहे हैं तो जनता ने इनका दिमाग ठीक कर दिया। जनता गुमराह हो गई, खुद गुमराह है। इन्होंने आतंकवादियों को रिहा किया है, गुमराह खुद है। कहाँ से गुमराह है? नहीं तो आपको लगता है कि जनता को गुमराह करना इतना आसान है, जो मुद्दों के आधार पर वोट दे रही है, जिससे खुद बीजेपी को भी कहीं ना कहीं डर था कि शायद किसान आंदोलन की वजह से हमें थोड़ा नुकसान ना हो, लेकिन उन किसानों ने भी कह सकते हैं कि भरोसा जताया है। नहीं, देखिए, जो इनकी जो भाषा फैली रही है उसी का परिणाम है। और ये काम किया नहीं, पूरे कोरोना में कोई वक्त दिखाई नहीं दिया। दिन रात माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के भाजपा का कार्यकर्ता एक एक व्यक्ति के लिए खड़ा रहा। ये सब उसी का परिणाम है। और एक तरफा बहुमत जो आया है, तो इसके बाद और प्रदेश में ज्यादा विकास कार्य करने के बाद ये पार्टियां समाप्त हो जाएगी। ठीक है, मैं एक चीज आपसे और पूछना चाहूंगी कि अब जैसे भरोसा जताया, आप खुद विधायक हैं, आप जनता के बीच पहुंचते होंगे, लोगों की समस्याओं को सुनते होंगे और बहुत करीब से आप जुड़ पाते होंगे उनसे, क्योंकि जनता बहुत सारी परेशानियों से भी गुजर रही है। और ऐसे में जब एक बार फिर विश्वास जनता जता रही है, 5 सालों के लिए अपनी बागडोर फिर आप लोगों के हाथ में सौंप रही है, बीजेपी के हाथों में सौंप रही है, हालांकि शाम होते होते और क्रिस्टल क्लियर होकर तस्वीर सभी के सामने होगी। तो ऐसे में जो तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, इन समस्याओं का निदान और समाधान, इसी पर नजरें होंगी जनता की। अब इसी पे फोकस करेंगे। और ये जो महंगाई की जहाँ तक बात है, कोरोना का इतना जबरदस्त जो महामारी को झेला है पूरी दुनिया में, उसके बावजूद हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है दुनिया के सामने। तो आने वाले टाइम में सब चीजें ठीक होंगी और जनता के अनुरूप की सरकार होगी, क्योंकि यहाँ तो भ्रष्टाचार के लिए गुंजाइश तो है नहीं। करप्शन और क्राइम पे जीरो टॉलरेंस है। इसलिए बहुत शानदार समय ये उत्तर प्रदेश के लिए है कि एक तरफा जो वोट मिला है उसके बाद जिम्मेवारी ज्यादा बढ़ जाती है और लोग ज्यादा और मेहनत से हम लोग काम करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी भी अच्छी टक्कर देती सर नजर आई इस बार, नंद किशोर जी। नहीं, समाजवादी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं बचा है। समाजवादी पार्टी तो सफा हो चुकी है, इसलिए उसका कोई मतलब नहीं है। उन लोगों ने सभी लोगों के लिए काम नहीं किया, केवल धर्म के आधार पर कुछ वोट मिला है और वो भी कुछ दिन बाद नहीं मिलने वाला है। लोग समझ जाएंगे, सब लोग जो पोलराइजेशन के चक्कर में लगे रहते हैं। तो एक चीज मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे, करीब 125 के आसपास सीटें उत्तर प्रदेश में फिलहाल समाजवादी पार्टी के खाते में नजर आ रही हैं। ऐसे में हमने देखा था कि बीते कल समाजवादी पार्टी की तरफ से ईवीएम का मुद्दा भी उठाया गया और ईवीएम में गड़बड़ी की बातें भी कही गई। तो आपको लगता है कि अभी जहां जहां पर जीत रहे हैं वहां पर गड़बड़ी नहीं, लेकिन बाकी जहां पर हम हार रहे हैं वहां पर ईवीएम में गड़बड़ी, इस तरह के मुद्दे को उठाना, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, इनकी चर्चा ही बंद हो जाएगी कांग्रेस की तरह, बसपा कांग्रेस की तरह ये भी चुनाव के बाद समाप्त हो जाएंगे। और जो लोग काम करेंगे, अब जनता बहुत जागरूक है, उन्हीं को वोट करेंगे और उत्तर प्रदेश का चहुमुखी विकास हो, बेरोजगारी दूर हो और गरीब का उत्थान हो। इसके लिए दिन रात माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी भाजपा के मंत्री, विधायक और पार्टी कार्यकर्ता काम करते हैं और मजबूती के साथ करेंगे। ठीक है, तो यानी अभी खुशी का माहौल तो पूरा हम देख पा रहे हैं, लेकिन पंजाब में तो सर तस्वीर ही कुछ और है। पंजाब के विषय में तो पंजाब वाले बताएंगे। नहीं, आप प्रदेश के विधायक हैं। सर मैं आपका रिएक्शन इस पर चाहूंगी। बस रिएक्शन यही है कि पंजाब का जो है विषय, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, तो रिएक्शन तो जानने के बाद ही दे पाऊंगा मैं आपको। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शेख साहब बीजेपी प्रवक्ता हैं हमारे साथ, सब बहुत स्वागत है FM न्यूज में आपका। जी धन्यवाद। शेख साहब, शुरुआत तो मैं शुभकामनाओं के साथ ही करूंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप बढ़त की ओर है आपकी पार्टी। देखिए, मैं ये चीज आज से नहीं कह रहा था। एक जो मतदान का फेज हुआ उसके बाद मैंने कहा था कि इसमें भी हमको बढ़त मिल रही है, इसमें भी बढ़त मिल रही है
और अंततोगत्वा मैं अभी भी कहूंगा कि 300 से ऊपर ही सीटें आएंगी, क्योंकि एक रुझान जो होता है ना, आप ये देखिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जब पेटियां खुलना शुरू हुई तो वहां से लेकर हर जगह आपको वैसा ही रुझान दिखेगा। तो मैं बार बार एक बात कह रहा था कि अंडर करंट है जनता के बीच में, उसके नाना प्रकार के कारण बताए मैंने कि किन कारणवश है, लेकिन एक अंडर करंट था। और क्योंकि मैं राष्ट्रीय पदाधिकारी हूँ, मैं हर फेज के पहले हर फेज के बाद हमारे स्थानीय जो कार्यकर्ता होते हैं क्षेत्र विशेष में जहाँ मतदान होता है, उनसे बात कर रहा था, लगातार बात कर रहा था। उनका ये कहना था कि भाई साहब बहुत आसानी से निकल रही है, बहुत आसानी से निकल रही है। तो उसी के एनालिसिस करके मैं डाटा अपना खुद का तैयार किया था, जिसके अनुसार 300 से ऊपर आज भी मैं अड़िग हुई चीज पर सीटें जाएंगी। ठीक है, तो शेख साहब आपसे मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी, क्योंकि खैर अब तो नतीजे सभी के सामने आ जाएंगे, शाम होते होते तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। ऐसे में क्या आपको अहम लगा इस बार, क्योंकि देखिए जो जनता थी उन्होंने ऑलरेडी माइंडसेट अपना किया हुआ था कि किन मुद्दों के आधार पर वो वोट डालने पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश को लेकर हालांकि कशमकश की स्थिति थी वहां पर कि किस तरह से मुकाबला कड़ा होने वाला है, क्या कुछ तमाम चुनौतियां रही योगी आदित्यनाथ के भी सामने, और खुद हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कमान और बागडोर संभाली उत्तर प्रदेश की। ऐसे में इस बार का जो मुकाबला आप लोग जीतते अभी फिलहाल नजर आ रहे हैं, उसके पीछे की वजह आप क्या देख रहे हैं? 5 सालों में योगी आदित्यनाथ ने जो तमाम वायदे जनता के साथ किए थे और उनमें से जिन वायदों पर वो खरा उतर पाए हैं, उसी की वजह से जनता ने एक बार फिर विश्वास जताया, या फिर विपक्ष कमजोर था उसका फायदा मिल गया? देखिए, मुझे जब मैं कह रहा था तो लोग हंसते थे इस बात पर, टीवी पे भी मुझे मेरे विषय में बहुत हंसी उड़ाई गई जब मैं कह रहा था कि पहली बात तो ये योगी आदित्यनाथ जी ने 5 साल शासन ही नहीं किया उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 2 साल तो इसमें से थे वो कोविड-19 में बीत गए, कोरोना के पीरियड में बीत गए। तो लगभग 2.5-3 साल के कार्य में यदि जनता को बहुत सारी राहत की स्कीम दी गई बिना किसी प्रकार के कॉर्पोरेशन की दी गई, वरना ये होता था पहले के कॉर्पोरेट हो जाता था और जो योजना लोगों को नहीं पहुंच पाती थी, सीट होकर भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाती थी। बिना भ्रष्टाचार की बलि चढ़े चीजें हुई, अच्छी तरह से हुई, लॉ एंड ऑर्डर को कायम किया गया, कानून का इकबाल बुलंद किया गया, नागरिक को सुरक्षा दी गई। इन सब चीजों के ऊपर ही जो 2.5-3 साल के अंदर ही हमने काम किए हैं ये, क्योंकि 2 साल तो हमारे कोविड-19 से लड़ने में बीते हैं। तो इतने कम कालखंड में यदि इतने सारे काम हो जाए, उत्तर प्रदेश की एक छवि जो गुंडाई की बन गई थी, दबंगाई की बन गई थी, माफिया राज की बन गई थी, उससे उसको मुक्त करा दिया गया। जनता इन सब चीजों को वॉच करती है। और अब आप एक बात ये भी समझिए कि एक बहुत बड़ा लेसन अखिलेश यादव जैसे लोगों के लिए भी है कि अब वो जमाने गए कि आप छुट्टी जैसे ही चुनाव खत्म हुए उसके बाद आप लंदन पेरिस चले जाएंगे छुट्टियां बिताने के लिए, आप दिल्ली में अपने घर में शाम को 7 बजे के बाद लॉन टेनिस खेलने निकलेंगे। और इस प्रकार से जो जिसको कहते हैं ना विलासिता की राजनीति, अब विलासिता की राजनीति के दिन लग चुके हैं। जनता की राजनीति जो करेगा वो ही जनता द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करेगा। ये चीजें बड़ी स्पष्ट हो गई है, चाहे वो मोदी जी को देख लो, चाहे योगी जी को देख लो, चाहे मध्य प्रदेश में शिवराज जी को देख लो, ये जितने भी लोग हैं विलासिता से दूर होकर जनता की राजनीति करते हैं, जनता के लिए करते हैं और जनता के माध्यम से करते हैं, तो ही जन आशीर्वाद मिलता है। और ये इस बात का प्रबल नतीजा जो आए हैं, ये इसके प्रबल उदाहरण है। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ संतुष्ट नहीं नतीजे से, ये 300 से ऊपर ग्राफ टच करेगा। ठीक है, 2 बजे तक। ठीक है शेख साहब, सारी बातें तो आपने खुद ही बता दी और खुद आपने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरह से जनता ने विश्वास जताया है, आप लोगों ने काम किया, उस काम पर जनता ने भरोसा जताया अपना, और उसका फल आप लोगों को मिल ही रहा है। आप अभी भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि 300 पार हम लोग जाएंगे, लेकिन एक सवाल मेरा यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है आपसे, क्योंकि जनता ने अपना काम कर दिया है, वो नतीजे सभी के सामने आना शुरू हो गए, शाम तक पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन ऐसे में एक बड़ी चीज ये है जो हर किसी के मन में सवाल है, और हम जो गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे हम बीते 2 दिनों से ये सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि अब जब सभी के सामने नतीजे होंगे पूरी तरह से, तो महंगाई का क्या? क्योंकि पूरे चुनाव के समय, चुनाव से पहले भी महंगाई का मुद्दा बहुत ज्यादा मुखरता से उठाया गया, प्रमुख भी रहा। ऐसे में अब ये खबरें आ रही हैं कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं, नतीजे सामने आने के बाद महंगाई बढ़ जाएगी, पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो आसमान छुएंगे। ये सवाल जनता को इस वक्त परेशान कर रहे हैं सर। नहीं, देखिए, ये एक उत्तर प्रदेश का चैनल कल रात को भी मुझे लेकर बैठा था और उन्होंने यही
मेरे सामने प्रश्न रखा था, तो मैंने ये कहा था कि पेट्रोल डीजल की जो कंपनियां हैं वो उसके रेट बढ़ाती हैं, स्थिर रखती हैं, घटाती हैं, ये इनका काम है। भारत सरकार का जो काम है वो हमने कानून बना के किया है, आरबीआई एक्ट में संशोधन करके किया है कि महंगाई की दर जो तिमाही में होती है वो 6% के आंकड़े को पार नहीं करे। तो इस तरह से महंगाई पे जो कैपिंग करने का हमने दायित्व दिया है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दे दिया है। तो मैं इस बात का बतौर पार्टी पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी होने के नाते इस बात की गारंटी देता हूँ कि 6% से अधिक महंगाई की दर नहीं बढ़ी। ठीक है सर, मैं उत्तर प्रदेश की तो चर्चा आपसे कर ही रही हूँ, साथ साथ उत्तराखंड का भी मैं यहाँ जरूर जिक्र करना चाहूंगी, क्योंकि उत्तराखंड में 22 सालों में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि एक सरकार दोबारा रिपीट होगी सर। उत्तराखंड में भी देखिए, आप ये बताइए कि उत्तराखंड में एक पहाड़ी राज्य है मूलतः, और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पहाड़ी राज्यों का सबसे बड़ी आमदनी का यदि कोई स्रोत होता है तो वह टूरिज्म होता है। और पहाड़ की जवानी व पहाड़ का पानी अमूमन तौर पर उसके काम नहीं आ पाते हैं। हमने वही काम किया है कि पहाड़ का पानी उसके काम आए और पहाड़ की जवानी वही टिके, वही टिकेगी तब टिकेगी जब वहां पर टूरिज्म आएगा, जब वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा और आमदनी होगी। तो जिस प्रकार से चाहे पहाड़ी इलाकों में टनल्स बनाने का काम किया गया हो, हाईवेज मोटरवेज बनाने का काम किया गया हो, उससे वहां की आर्थिक उन्नति भी हुई है और मेन स्ट्रीमाइजेशन भी हुआ है। शिक्षा के ऊपर बहुत सारा काम हुआ है, क्योंकि विशेषकर जो इंटीरियर और पहाड़ी पॉकेट होते हैं वहाँ स्कूल बहुत दूर होते थे, तो उससे बच्चे कई बार जाते नहीं थे, लड़कियों की पढ़ाई से पहले ही ड्रॉप आउट रेट बढ़ जाता था, उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम किया गया। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्होंने अभूतपूर्व रूप से लोगों का दिल जीता है और इसलिए वहां पर भी चीजें अच्छी तरफ जाती हुई दिख रही। ठीक है, आपने ये चीजें जो गिनवाई और कहा कि लोगों का दिल जीता है, लेकिन शेख साहब अभी भी मुझे लगता है कि उत्तराखंड में कई ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान होना बाकी है। बहुत से दूर दराज के इलाके ऐसे हैं शेख साहब जहां पर अभी तक सड़कें पहुंच नहीं पाई हैं, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इलाज के लिए पैदल कई मील चलकर उन्हें अस्पताल तक जाना पड़ता है। ऐसे में उन समस्याओं का भी मुझे लगता है कि अब जल्द से जल्द निदान हो जाना चाहिए, क्योंकि जब इस तरह की कोई खबर सामने आती है तो दिल परेशान होता है सर ऐसी तस्वीरें देखकर। इन चीजों के ऊपर तो गडकरी जी ने खुद ने अपने ऊपर दायित्व लिया है। लेकिन मेरा कहने का यही सर तात्पर्य है, क्योंकि अभी भी बहुत ज्यादा कई इलाके हैं जहां से इस तरह की खबरें आती हैं, उसी लिहाज से मैंने ये सवाल आपसे पूछा। ये बिल्कुल आपसे उचित प्रश्न है आपका, और फिर मैं वही कहूंगा कि पहाड़ी क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट सबसे बड़ी चुनौती भी होती है और सबसे बड़ी उपयोगिता भी होती है। ये जितनी चीजें हैं, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य की जो समस्याएं होती हैं, उसका एक मूल कारण होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होना, विशेषकर सड़कों टनल की कमी होना या अच्छी क्वालिटी नहीं होना। यही काम करा है और यही काम अभी उससे दुगनी जोश के साथ करना पड़ेगा। और हरीश रावत अभी फिलहाल से पीछे शेख साहब चल रहे हैं करीब 5000 वोटों से। और बोलूंगा, हरीश रावत तक ही नहीं सीमित रहूंगा मैं, हरीश रावत अपनी जगह पर है ही सही। बाकी इस बार जनता ने उन लोगों को भी नाप दिया जिनको मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है। मैं बात कर रहा हूँ दारा सिंह चौहान की, मैं बात कर रहा हूँ मौर्य साहब की, मैं बात कर रहा हूँ सुरेंद्र और राजभा पार्टी के अध्यक्ष की। ये सब भी पीछे चल रहे हैं, तो जिनको तथाकथित रूप से मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था, उनका मौसम का विज्ञान जो था वो पूरा निकाल दिया जनता ने इस बार। ठीक है सर, वो तो खैर आपकी बातों से ही साफ हो जा रहा है। और हरीश रावत जी का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि वो बार बार उन्होंने बहुत सारी ऐसे बातें उठाई बीजेपी को लेकर, और वो बहुत आश्वस्त थे कि इस बार जनता भरोसा नहीं जताने वाली दोबारा। समझिए, हरीश रावत जी को प्रभारी बनाया पंजाब का, वो पंजाब भी हार रहे हैं, उनकी बेटी भी हार रही है, हरिद्वार ग्रामीण की सीट वो खुद भी हार रहे हैं। तो आप देखिए कि इसको कहते हैं अटर फेलियर। तो ये उनके यदि सभी अटर फेलियर के बॉक्सेस को टिक किया जाएगा तो संपूर्ण जो उनकी सूची है वो टिक हो जाएगी। ठीक है सर, मैं वापस उत्तर प्रदेश पर ही आना चाहूंगी। बीजेपी से सपा में गए स्वामी प्रसाद मौर्य भी पीछे चल रहे हैं सर। मैंने बोला ना आपको, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, दारा सिंह चौहान हो, वो सैनी साहब हो, वो भी पीछे चल रहे हैं, और प्रकाश राजभर भी थोड़ी देर पहले से पीछे पे। तो आप ये देखिए कि जितने भी तथाकथित मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था इनको, तो वो वेदर बैल जो थे, ये सारे वेदर बैल की घंटी बज गई इस बार।
लेकिन शेख साहब क्योंकि देखिए ये दल बदल का सिलसिला तो हमेशा हमने देखा है कि चुनाव से पहले रहता ही है जारी, लेकिन कई बड़े चेहरे हमने देखा था कि बीजेपी का साथ छोड़कर सपा में भी शामिल हुए थे। हालांकि अभी जो रुझान सामने आ रहे हैं उस पर स्वामी प्रसाद मौर्य की मैंने बात की, वो पीछे चल रहे हैं। तो ऐसे में बहुत सारी चीजों का आंकलन किया जा रहा था, विश्लेषण किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि इन चेहरों के पार्टी बदलने से सर बीजेपी को काफी नुकसान होगा। अब मैं उसका जवाब आपसे चाहूंगी जब ऑलमोस्ट तस्वीर क्लियर होने वाली है। देखिए, मैंने आपको कहा कि सोशल मीडिया, क्योंकि मैं आईटी सेल का राष्ट्रीय पदाधिकारी हूँ भाजपा का, सोशल मीडिया ने जो विस्तार पाया है उसने आम जनों को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से जोड़ दिया। ठीक है। अब आप पोस्टर बैनर लगाकर, रैली में भाड़े की भीड़ लाकर आप कुछ समय के लिए मीडिया का माहौल बना सकते हो, लेकिन जो मूलभूत चीजें होती हैं, मूलभूत प्रश्न होते हैं, वो सोशल मीडिया पे घूमना शुरू होते हैं। जैसे एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको जी। कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने 4.5 साल तक तो लाल बत्ती तो उतार दी सबकी मोदी जी ने, लेकिन मैं एक उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ केवल कि लाल बत्ती को पूरा एंजॉय किया, पूरे प्रोटोकॉल का आनंद लिया, और उसके बाद वही वो भाजपा के खिलाफ सारी बातें गरियाने लगे। तो भैया, यदि भाजपा में कुछ कमी थी, यदि काम आपके अनुरूप नहीं था, तो आपको त्याग पत्र दे देना था पहले से। तो इस प्रकार के लोगों को जनता ने अच्छी तरह सबक सिखाना शुरू किया, और जनता जो अपने मुद्दों पर लड़ती है चुनाव, अब नेताओं के लिए लड़ती है। इससे एक बात और चिन्हित होती है और रेखांकित होती है कि जो हमला हुआ था स्वामी प्रसाद मौर्य पे, मुझे लगता है कि उनको लग गया था, वो भाप रहे थे सिचुएशन को कि उनकी हालत बदली है, तो कहीं सहानुभूति लेने के लिए कराया गया होगा, ऐसा मुझे आभास होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये ऐतिहासिक रूप से दर्ज किया गया है। यहाँ तक कि संजय गांधी इमरजेंसी के चुनाव के बाद जब चुनाव लड़े थे, तो चुनाव मतदान के एक रात पहले उनकी गाड़ी पे भी गोली चली थी, और सब लोग समझ रहे थे कि ये चुनाव हार रहा है, इसलिए कर रहा है। तो यानी आप कह रहे हैं कि माहौल को बदलने की कोशिश एक तरह से उन्होंने की। तो आप थोड़ा कंप्लीट करने दें, तो आप ओवैसी को भी उसी श्रेणी में रखें। ठीक है शेख साहब, इनको भी स्वामी प्रसाद मौर्य को भी उसी श्रेणी में रखें। हाँ शेख साहब, आपने अभी सोशल मीडिया का जिक्र किया और इसी के वजह से एक सवाल और मेरे दिमाग में आया कि सोशल मीडिया को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठाए हैं विपक्ष ने बीजेपी पर। कहा है कि सोशल मीडिया पर तो राज बीजेपी का है, और आपको याद होगा कि जब चुनाव प्रचार शुरू होने वाला था तो उससे पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव ही थे जिन्होंने कहा था कि हमें कुछ प्लेटफॉर्म्स चाहिए मीडिया के जिस पर हम प्रचार प्रसार कर पाए, क्योंकि सोशल मीडिया पर तो बीजेपी का राज है, वहां पर बीजेपी के हिसाब से चीजें चलती है, हम वहां पर अपने आप को प्रदर्शित कर ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल, देखिए, सोशल मीडिया पर हमारा राज नहीं है, हम सोशल मीडिया पर मेहनत करते हैं। मैंने 7 महीने पहले राष्ट्रीय पदाधिकारी बना जो सोशल मीडिया का, अभी तक 9 राज्यों की मैंने खुद ने बैठक ली है, और उसमें पार्टी हम कार्यकर्ताओं को फंड नहीं करती, हम अपने फंडिंग से करते हैं काम। ये भाजपा का एक तरीका है काम करने का कि हर कार्यकर्ता अपनी पॉकेट मनी को इन्वेस्ट करता है पार्टी के लिए। तो इनके कार्यकर्ता भी मेहनत करेंगे तो एक डिजिटल दल है, इनको तो यूपी में ही सोशल मीडिया पे काम करना, हर एक जिले में हर बूथ तक पहुंचा सकते हैं। मैं कल ही इस बात को लेकर खुश था कि कल भी मैंने कर्नाटक में हर बूथ के ऊपर सोशल मीडिया की टीम कंप्लीट कर दी। देखिए, इसीलिए शायद ये बातें उठाई जा रही हैं शेख साहब, क्योंकि आजकल सोशल ही मीडिया का जमाना है। तो बहुत सारी लोगों में भ्रांति होती है, उसको तोड़ने के लिए, क्योंकि आपने सोशल मीडिया का प्रश्न उठाया अभी, तो उस भ्रांति को तोड़ने के लिए कि भाजपा के पास बहुत पैसा है इसलिए भाजपा सोशल मीडिया का उपयोग कर लेती है, गलतफहमी है। हम अपने मेहनत से अपनी पॉकेट से करते हैं, और ये कोविड-19 जो आया इससे हमको और भी विकल्प दे दिए। अब मैं रोज बैठक करता हूँ एक फ्रंट की, ऑनलाइन बैठक करता हूँ, और हमारा काम को विस्तार कर रहे हैं। तो ये जो चीजें है ना, आपको जब तक आपका कार्यकर्ता परिश्रमी नहीं होगा, वो पराक्रमी नहीं होगा, तक ना आप सोशल मीडिया पे जीत सकते हैं, ना आप जमीन पे जीत सकते हैं। शेख साहब, ना आपको साइबर स्पेस मिलेगा, ना आपको पॉलिटिकल स्पेस मिलेगा। जी, और इसीलिए शायद सोशल मीडिया का जिक्र बार बार किया गया था। वर्चुअल रैलीज होनी थी तो इन तमाम तरह की बातों को सामने लाया भी गया। हालांकि अभी मैं ये भी आपसे ज़रूर पूछूंगी, क्योंकि जिस तरह से आपने बातों ही बातों में कहा कि लोग मुद्दों के आधार पर इस बार मतदान के लिए पहुंचे थे,
ये तो साफ था। हमने खुद भी ग्राउंड रिपोर्ट जब हमने अपने दर्शकों को दिखाई, जो हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड पर मौजूद थे, जब उन्होंने लोगों से बातचीत की, मतदाताओं से बातचीत की और चुनाव के दौरान जब लोगों के बीच पहुंचकर उन्होंने जानने की कोशिश की, तो ये साफ था कि इस बार जनता मुद्दों के आधार पर वोट दे रही है, ना कि चेहरे के आधार पर। तो एक चीज तो साफ थी कि मुद्दे लोगों के जहन में है, लोग जानते हैं, माइंड मेकअप पहले से ही था कि किसे वोट देना है, मतदान कहाँ करना है, हमने किसके पक्ष में करना है। लेकिन जब एक तरफ से लोग ये जानते थे, दूसरी तरफ विपक्ष अभी ये भी कह रहा है कि आप लोगों ने, यानी आपकी पार्टी ने लोगों को मैनिपुलेट कर दिया, कोशिश की भ्रमित करने की, और लोग हो गए, जिसके बाद लोगों ने वोट आप लोगों को किया। तो इसे आप कैसे, किस तरह से आप इसे देखते हैं, इस आरोप को? हमने लोगों को मैनिपुलेट नहीं किया, लोगों ने इन लोगों को मैनिपुलेट कर दिया कि इन लोगों ने सबका देखना शुरू कर दिया कि ये चुनाव जीत जाएंगे। नहीं, मेरा सवाल इसलिए है, क्या जो विपक्ष है या जो अभी सत्ताधारी पार्टी है, उन्हें ये लगता है कि जनता को बेवकूफ बनाना बहुत ज्यादा आसान है, जनता को मैनिपुलेट करना, गुमराह करना इतना आसान है कि जनता नहीं जानती कि उसके भविष्य को अगर उसे सुरक्षित रखना है, आने वाले 5 सालों के लिए अपने भविष्य को संजोना है, तो मतदान कहाँ किया जाए? मैनिपुलेट करना जनता को इतना आसान है? देखिए, जनता सबको मैनिपुलेट करती है, ये जनता को कोई मैनिपुलेट नहीं करता। कोई भी राजनीतिक दल की औकात नहीं है, इंक्लूडिंग हमारे, कि हम जनता को मैनिपुलेट कर दे। जनता सबको मैनिपुलेट करती है। आप जनता को लाभ पहुंचाते रहेंगे, जो आपका धर्म है, राजनीतिक धर्म है, कि आप जनता के हित में कार्य करें, आप जनता की भलाई सोचें, आप जनता से जुड़े मुद्दों से जुड़े रहें और उनका समाधान करें, तो आप अपने आप ही सत्ता में आएंगे। आप ये बताइए, थोड़ी सी देर की बात कर लीजिए आप उससे, ये तो इन लोगों ने इतना हाइप बना दिया, थोड़ी बहुत सीटें भी मिल रही है समाजवादी पार्टी को, वरना पिछले 4.5 साल में समाजवादी पार्टी कहाँ थी? और देखो, उदाहरण आपके समक्ष है, थोड़ी बहुत मेहनत करी है उन्होंने तो कुछ सीटें मिली। मायावती जी का तो ये लग रहा है कि हफ्ता कांग्रेस से भी पीछे जा रही है, क्योंकि उन्होंने इतनी भी मेहनत नहीं की जितनी प्रियंका वाड्रा ने की थी। मैं तो विपक्षी दल के भी कहीं ना कहीं, बिल्कुल, मैं इस बात पर भी आने वाली थी जी। तो आप देखिए, ये परिश्रमी के पराक्रम की कहानी लिखी जा रही है। योगी जी ने परिश्रम किया, पराक्रम दिखा। मोदी जी ने प्रधानमंत्री होते हुए इतना परिश्रम किया। शेख साहब, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं, कि किसी भी पार्टी के लिए जनता के मन में अगर जगह बनानी है, सबसे पहले जरूरी है कि आप वो काम करें, आप जनता के मुद्दों के समाधान को देखें और उसको सर्वोपरि रखें, तभी आपका चुनाव होगा, तभी लोग आपको चुनेंगे। लेकिन इसी के साथ ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी पार्टी के पास एक स्ट्रांग लीडर होना चाहिए, जिसकी लीडरशिप पर जनता को भरोसा हो, विश्वास हो। बिल्कुल सही बात है, स्ट्रांग लीडर होना चाहिए, और लीडर को जो पैदा करने वाला और पाल पोस के बड़ा करने वाला संगठन होना चाहिए, और संगठन को चलाने वाला विचार होना चाहिए। जब इन तीनों चीजों का समावेश होता है तो भी तभी जाकर एक दल आगे बढ़ता है, वरना दलों की स्थिति क्या होती है कांग्रेस से पूछ लीजिए। इसीलिए मैंने इस बात का जिक्र किया, क्योंकि विपक्ष अगर मजबूत होगा तो शायद चुनौतियां भी मजबूत होंगी, ज्यादा बड़ी होंगी, और उनसे पार पाना उतना ही मुश्किल भी हो पाएगा। नहीं, मजा आता है यदि कुश्ती लड़ना हो और कोई तगड़ा पहलवान होता है तो कुश्ती लड़ने में मजा आता है, वरना तो गर्दन पे हाथ डाल के नीचे कर दिया आता। जी जी जी, ठीक है शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। दोबारा आपसे जरूर जुड़ेंगे, और जीत का स्वाद कौन चखता है कुछ ही देर में साफ हो जाएगा। आप उत्तर प्रदेश के नोएडा में बैठे हैं, आपको भी एक सुशासन वाली सरकार मिल गई। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे से जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी बढ़त की ओर है, उत्तराखंड में भी तस्वीर साफ हो चुकी है, मणिपुर में भी सामने आ चुकी है तस्वीर, और इसी के साथ बात अगर हम पंजाब की करें तो आम आदमी पार्टी बढ़त की ओर है। कार्यकर्ता नेता खुशी मनाते नजर आ रहे हैं, भगवंत मान बेहद खुश हैं, और इसी के साथ अरविंद केजरीवाल खुशी और उत्साह के साथ बताते नजर आए हैं कि जिस चीज का हमने दावा किया था वो सभी के सामने है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।